गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे अमेरिका और तृतीय विश्व। हम सबको मालूम है कि अमेरिका विश्व का नेतृत्व करता राष्ट्र है, महाशक्ति है और समस्त विश्व की कार्यवाहियाँ अमेरिका के हाथों में निश्चित है, द्वारा ही निश्चित की जाती है। उस अमेरिका का तृतीय विश्व के राष्ट्रों के साथ कैसा संबंध रहा है, किस प्रकार से हम उस संबंधों को पढ़ते हैं, उससे पहले हमें जानना होगा कि अमेरिका के संबंध तृतीय विश्व के राष्ट्रों के साथ क्यों है। तो तृतीय विश्व के राष्ट्रों की विशेषताएं क्या है, पहले हमें उसे जानना होगा। हम पढ़ चुके हैं कि तृतीय विश्व के राष्ट्र अल्प विकसित राष्ट्र है, जिनका अभी बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। अमेरिका क्यों चाहता है उन्हें आगे बढ़ाना, प्रगति के पथ पर लाना चाहता है, किस प्रकार से वो उनको संबल देता है और किस प्रकार से उनकी कुछ कमजोरियों का फायदा भी उठाता है। तो ये नेतृत्व करता राष्ट्र क्या करना चाहता है तृतीय विश्व के राष्ट्रों के बारे में, लेकिन हम उस तृतीय विश्व के राष्ट्रों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहली विशेषता है जीविकोपार्जन, कृषि एवं बागवानी प्रधान अर्थव्यवस्था। हम सभी जानते हैं कि तृतीय विश्व के राष्ट्र गरीब राष्ट्र है, अल्प विकसित राष्ट्र है। तकनीकी का ज्ञान इन्हें अभी इस प्रकार का नहीं है कि वो अपनी विकास यात्रा में चरम सीमा को प्राप्त करें। इनकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि और बागवानी पर निर्भर है। ये कृषि और बागवानी इनके लिए व्यवसाय नहीं है, वरन क्या है, जीविकोपार्जन के साधन है। तो इस प्रकार से इतना गरीब राष्ट्र मिलकर किस प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं को चलाते हैं, इसे हम इस बारे में पढ़ेंगे। कि तकनीकी ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के अभाव में तीसरी दुनिया की ये अल्प विकसित राष्ट्र अधिकांशतः कृषि और बागवानी पर निर्भर है। ये कृषि व्यवसाय नहीं बल्कि जीविकोपार्जन का साधन है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव, कच्चे माल के निर्यात में भी कृषक लगातार लगे रहते हैं। विश्व जनसंख्या के 1.3 मिलियन लोग कृषि पर निर्भर है, जिनमें से 1 मिलियन लोग इन्हीं राष्ट्रों में से हैं। व्यावसायिक संरचना में असंतुलन होने के कारण, कृषि पर निर्भरता अधिक होने के कारण इनकी राष्ट्रीय आय भी बहुत ही कम है। दूसरा पॉइंट है निर्यात पर आश्रित। यूं तो देखने पर लगता है कि निर्यात प्रत्येक राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय यहाँ पर असर उल्टा हो रहा है। इनकी अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है और कृषि और बागवानी पर निर्भर होने के कारण जब ये अधिकांश राष्ट्र अपना मुख्य चीजें जो उत्पादन की चीजें हैं वो जो निर्यात कर देते हैं, तो इनके पास कुछ ऐसा नहीं बचता जिससे ये अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। तो निर्यात पर आश्रित होने के कारण और 1 या 2 घरेलू उत्पाद होते हैं प्रत्येक राष्ट्र के, और उन 1-2 उत्पाद पर ही ये राष्ट्र की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। यद्यपि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निर्यात लाभदायी होता है, परंतु कच्चे माल का अधिकांश भाग विदेशों को पहुंचाया जाने से लाभ की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। अतः इनकी आर्थिक गति उतनी तेज नहीं हो पाती जितनी अन्य राष्ट्रों की है। अल्प विकसित देशों की निर्यात का अनुपात राष्ट्रीय आय के अनुपात में मात्र 20% ही है। तीसरी दुनिया के सभी देश 1 या 2 वस्तुओं का निर्यात करते हैं, तब ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है। मिस्र, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका, अफ्रीकन क्षेत्र व लैटिन अमेरिका आदि सभी राष्ट्र केवल 1 या 2 उत्पादों का ही निर्यात कर पाते हैं और इसीलिए ये विदेशी मुद्रा इन्हीं चीजों से अर्जित करते हैं। निर्यात पर अधिक आश्रित होने के कारण विदेशी बाजारों में इनकी स्थिति कभी उच्च तो कभी निम्न रहती है।
जिसका प्रभाव इनकी अर्थव्यवस्था पर देखा जा सकता है। इस प्रकार से अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे असंतुलित घटक। उत्पादन में पूर्ण घटकों की गतिशीलता के कारण एक उद्योग से दूसरे उद्योग में सीमांत प्रतिफल समान रहता है। गतिशील अर्थव्यवस्था में साधनों का अधिकतम उपभोग उत्पादन क्षमता बढ़ने पर मिल जाता है, परंतु गतिशील अर्थव्यवस्था में साधनों का अधिकतम उपभोग उत्पादन क्षमता बढ़ने पर मिल जाता है, परंतु अल्पविकसित देशों में उत्पादन में विभिन्न घटकों में परिवर्तन को देखा जा सकता है। जैसे एक श्रमिक दूसरे उद्योग में जाना ही नहीं चाहता है, जबकि उसका उत्पादन उस समय कुछ भी नहीं है। कई बार जाति प्रथा, सामाजिक और सांस्कृतिक विचार आदि भी पूंजी की गतिशीलता को रोक देते हैं। जैसा हम सबको ज्ञात है, असंतुलित घटक का अर्थ होता है श्रमिकों में क्षमता होने के बावजूद वो उस कार्य को नहीं करते हैं जब वे बेकार बैठे हुए। जैसे अभी हम वर्तमान का ही उदाहरण ले लें कि लॉकडाउन के समय में अधिकांश श्रमिक वर्ग घर पर ही बेरोजगारी का सामना कर रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं दूसरा काम करता? जो कार्य खुले हैं उन कार्यों को क्यों नहीं करता? जो कार्य वो कर सकता है वो कार्य क्यों नहीं करता? लेकिन केवल एक ही कार्य में दक्षता हासिल होने के कारण वो दूसरे कार्यों को अल्प या अनभिज्ञता के कारण अपना ही नहीं पाता है, और ये अभाव उसकी अर्थव्यवस्था को ही, स्वयं उसकी अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो इस असंतुलित घटक के कारण तृतीय विश्व के राष्ट्रों को अर्थव्यवस्था में गतिशीलता का अभाव कई बार देखने को मिल जाता है। अगला है जनसंख्या वृद्धि। ये तृतीय विश्व के लोग जनसंख्या वृद्धि का विस्फोट है। यहाँ पर लगातार बढ़ती जनसंख्या इस कारण इस कदर से बढ़ रही है कि उनका अपना मुख्य जीविकोपार्जन करना ही मुश्किल हो रहा है। इन्हें मुख्य चीजों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है, फिर भी ये अपनी जनसंख्या का पूरा पेट नहीं भर पा रहे हैं। कारण क्या रहा है कि तृतीय विश्व के राष्ट्र जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत सारे राष्ट्रों से कहीं न कहीं पीछे होते जा रहे हैं और इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती जा रही है। साधारण समस्याओं को अधिक गंभीर बनाने में ये जनसंख्या वृद्धि कहीं न कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनती जा रही है। इस साधारण समस्या को गंभीर बनाने में सक्षम है। अगला पॉइंट है अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था। तृतीय विश्व के देशों में आज भी राजनीतिक अस्थिरता के दौर को देखा गया है। उन देशों में राजनीतिक प्रक्रियाएं संकट के दौर में होने के कारण संविधान में लोकतंत्र के आधार सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। संविधानों में बार बार मौलिक संशोधन किए जाते हैं तथा एक मूल्य को एक निश्चित स्थान पर आरोपित कर दिया जाता है। इन देशों में समाजवाद, साम्यवाद आदि विचारधाराएं तथा उदारवाद, व्यक्तिवाद जैसी विचारधाराएं लोक कल्याण को सदैव प्रभावित करती रही है, और इसीलिए ये राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय बने हुए हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये तृतीय विश्व के राष्ट्र कहीं भी एक स्पष्ट विचार नहीं रख पा रहे हैं। कभी किस विचार को अपनाना उनको बेहतर लगता है, जैसे ही परिस्थितियां चेंज हो जाती है वो विचार उन्हें बिल्कुल महत्व का नहीं लगता है और पुनः उसमें संशोधन किया जाता है। इसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये राष्ट्र कहीं ना कहीं अन्य राष्ट्रों से पीछे होते जा रहे हैं।